हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस। मेरा नाम अमन राज महाजन है और आज का सेशन स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो नीट या जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम ज़ीरो से कैसे स्टार्ट करें, फ्रॉम ज़ीरो। बहुत सारे स्टूडेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डरते हैं, किसी को रिएक्शन याद नहीं रहते, किसी को मैकेनिज्म समझ नहीं आते। लेकिन आज का सेशन एक सिंपल आइडिया पर बेस्ड है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रटने का सब्जेक्ट नहीं है, ये लॉज एक्चुअली में लॉजिक एंड पैटर्न्स का सब्जेक्ट है। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स का बिहेवियर समझ आ जाए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑटोमेटिकली इजी हो जाती है। आज हम एक रोड मैप देखेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सिस्टमेटिकली कैसे मास्टर किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको कि हमारा लर्निंग रोड मैप क्या रहेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आज का सेशन में हम क्या क्या कवर करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे नीट केमिस्ट्री के ओवरव्यू से, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कोर कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर हम हाइब्रिडाइजेशन और बॉन्डिंग के फंडामेंटल्स देखेंगे, फिर हम जानेंगे कि फंक्शनल ग्रुप का क्या रोल रहता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इम्पॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप को समझेंगे, फिर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हम जानेंगे। ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बैकबोन है, ये ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जीओसी। फिर उसके बाद हम देखेंगे रिएक्शन मैकेनिज़्म, फिर उसके बाद हम आइसोमेरिज्म और रिएक्शन के प्रिडिक्शंस देखेंगे, और फाइनली एक प्रॉपर नीट स्टडी स्ट्रेटजी बनाएंगे। अगर आप ये रोड मैप फॉलो करते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा सिस्टमैटिक हो जाती है। अब देखिए नीट केमिस्ट्री का ओवरव्यू। सबसे पहले थोड़ा एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव समझ लेते हैं कि भाई आपका एग्ज़ाम कैसे आता है। तो उसमें केमिस्ट्री का वेटेज हमारा रहता है, उसमें फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चंस आते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा एक हाई स्कोरिंग सेक्शन है जिसमें एक लॉजिकल पैटर्न्स है। तो ये चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि देर इज़ एन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको मास्टरिंग करनी पड़ेगी सारे 3 सेक्शन में, जो कि कॉम्पिटिटिव सक्सेस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब स्टूडेंट क्यों फियर करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है कि डरना क्यों है। डरने का कारण है यहाँ पे कि यहाँ पे बहुत सारी रिएक्शन होती है। 100 ऑफ रिएक्शन सीम्स ओवरवेलमिंग विदाउट अ सिस्टमैटिक अप्रोच। फिर हमारी इसमें जो मैकेनिज्म होती हैं वो बिल्कुल अनक्लियर होती हैं। स्टूडेंट विल मेमोराइज विदाउट अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रॉन मूवमेंट पैटर्न। भाई पता नहीं इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहाँ हो रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स क्या करता है, इसको याद करने की कोशिश करता है। फिर एक कारण क्या आ जाता है, वीक जीओसी फाउंडेशन, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कौन से इफेक्ट्स कहाँ लग रहे हैं, क्यों लग रहे हैं, नहीं पता होता है क्योंकि उसने जीओसी नहीं पढ़ी होती है। इस चक्कर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपना खौफ बनाए रहती है। फिर आ जाता है एक मेमोराइजेशन मिथ। हमें ये लगता है कि हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गई है, हमने मेमोराइज कर रही है, कोई लॉजिक हमारा बैठ गया है दिमाग में, पर ऐसा नहीं होता है। तो ये कारण है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। अब मैं आपको सच बताऊं, रियलिटी क्या है। रियलिटी ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉलो करता है एक लॉजिकल पैटर्न। ऐसा नहीं है कोई भी रिएक्शन हो गई, किसी कोई भी प्रोडक्ट बन गया। यही एक पूरी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो कि एक बहुत बड़ा सेंस बनाती है कि कोई भी प्रोडक्ट किस तरीके से फॉर्म हुआ है और क्यों फॉर्म हुआ है, उसके इलेक्ट्रॉन्स के बिहेवियर के बेसिस पे। फिर आ जाते हैं, हम देखते हैं कि फंडामेंटल्स, कोर कॉन्सेप्ट क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। और तो वहाँ पे सबसे पहले हमारा आ जाता है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। ऑर्गेनिक रिएक्शन तब होती है जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल है, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, बॉन्ड हमारे टूटते हैं, नए बॉन्ड हमारे फॉर्म होते हैं। ये सिंपल सी चीज़ है। अब जो नए बॉन्ड हमारे फॉर्म होंगे उसी से जो हमारा प्रोडक्ट जो नया कंपाउंड मिलता है उसी को हम कह देते हैं अंग्रेजी में प्रोडक्ट, कि हमारा प्रोडक्ट बन गया है। अब क्या है, इस पैटर्न को अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं कि क्या होता है।
तो हमारा एक इलेक्ट्रॉन रिच रीजन होता है, वो कहाँ अटैक करता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रीजन में, मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन है वो चला जाता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रीजन में। बॉन्ड टूटते हैं, इलेक्ट्रॉन रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं, नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं जो कि मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। अब क्या होता है कि ये सब हो क्यों रहा है, किस कारण है, मेन कारण क्या है भाई? तो कोई भी रिएक्शन अगर प्रोसीड होती है तो वो स्टेबल होने के लिए प्रोसीड होती है। भाई बहुत सिंपल सा फंडा है, आप पढ़ क्यों रहे हो? नौकरी लग जाए, उसके बाद में आपके जीवन में स्टेबिलिटी हो जाए। तो मतलब अभी आप रिएक्शंस कर रहे हैं, इसीलिए स्टेबल होना चाहते हैं। क्यों स्टेबल होना चाहते हैं? इसीलिए आपके रिएक्शन हो रही है। इसीलिए भाई सिंपल सा फंडा है, कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट की तरफ इसलिए बढ़ता है क्योंकि उसे स्टेबल होना पड़ता है, स्टेबल होना चाहता है। अब आ जाते हैं हम बात कार्बन की। ये भाई कार्बन कौन सी बला है? यही जो बला है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अपने पे राज कर रही है, तो इसी को हम बोलेंगे कार्बन द किंग। काहे किंग क्यों है ये? सबसे पहला रीजन इसका है टेट्रावैलेंसी। अगर हम देना चाहें तो ये 4 स्टेबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और क्या करता है, कॉम्प्लेक्स का एक पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम टेट्रावैलेंस ऑफ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कहते हैं। टेट्रावैलेंस प्रॉपर्टी शो करता है। फिर दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब क्या होता है? डरना नहीं शब्द से, सिंपल सा फंडा है। यूनिक एबिलिटी होती है कि वो अपने साथ में ही अपना बॉन्ड बनाए, मतलब कार्बन की लॉन्ग चेन बनवाए। इसी को हम बोलते हैं कैटिनेशन, लॉन्ग चेन, ब्रांच चेन। कार्बन को अपने आप से जोड़ने की क्षमता को ही हम कैटिनेशन बोलेंगे। तो ये हमारी कार्बन की एक प्रॉपर्टी हो गई, इसको हम बोलेंगे कैटिनेशन। फिर क्या होता है कि जो बॉन्ड बनते हैं वो स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं जिसकी अपनी ही एक डाइवर्स प्रॉपर्टीज होती हैं। इसीलिए कार्बन हमारा किंग कहलाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसका परिणाम क्या निकलता है? मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं कार्बन की वजह से। यहाँ पे देखिए कि कार्बन टेट्रावेलेंट क्यों है? कार्बन के पास हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 2 और 4 है, 4 हाइड्रोजन आके जुड़ गए, ये और बन गया ये हमारा CH4 मॉलिक्यूल। आ जाते हैं फिर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे। क्या है ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर? मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसमें ये सिनेरियो है कि मान के चलिए कि मॉलिक्यूलर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट 3 मेन टाइप के होते हैं। पहला हमारा होता है sp3, जिससे हमारा स्ट्रक्चर बनता है, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री बनती है टेट्राहेड्रल। फिर होता है sp2, जिससे बनती है ट्रायगोनल प्लेनर। फिर होता है sp, जिससे बनती है लीनियर। मुझे पता है आप इनऑर्गेनिक में केमिकल बॉन्डिंग में ये सब पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है। तो जो हमारे sp3 होते हैं वो स्ट्रक्चर ज्योमेट्री जो बनाते हैं वो टेट्राहेड्रल बनाते हैं। एग्जाम्पल मीथेन, जैसे अभी मैंने आपको बना के दिखाया था। और इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। 4 इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स पॉइंट करती हैं द कॉर्नर्स ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन, इसीलिए इसको टेट्राहेड्रल बोलते हैं। sp2 की बात कर लें तो इसमें ट्रायगोनल प्लेनर बनती है। C2H5 इथीन हो गया, C2S4 सॉरी कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा। तो आप इस स्ट्रक्चर को देखेंगे, ये हमारा क्या बना है? टीपी स्ट्रक्चर बना है, ट्रायगोनल प्लेनर। माफ़ करिएगा, मेरा ये पेन टैप से पहला क्लास है तो मेरे को थोड़ा इश्यूज हो रहे हैं, तो ये टीपी स्ट्रक्चर होता है। फिर आ जाते हैं लीनियर। अब लीनियर की अगर हम बात करें तो लीनियर स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है, कौन बनाता है, ये हमें देखना है। जहाँ पे हमारे 3 बॉन्ड होंगे वो हमारा लीनियर स्ट्रक्चर बनाएगा, जैसे कि कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे ये हाइड्रोजन, इसको हम इथाइन बोलते हैं। और ये देखिए लीनियर स्ट्रक्चर बना रहा है। अगर हम इसके एंगल को देखें तो 180
डिग्री का हमारा एंगल फॉर्म करता है। देखिए यहाँ पे एक टेबल मैंने बनाई है, टेबल बना के एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस पे कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है। sp3 में हमारे 4 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, कोई भी पाई बॉन्ड नहीं बनता है। sp2 में हमारे 3 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं और 1 पाई बॉन्ड बनता है। sp में हमारे 2 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड बनते हैं। यहाँ पे ये इथीन का स्ट्रक्चर, ये इथाइन का स्ट्रक्चर है। ये हमारा 3D स्ट्रक्चर मैंने बना के यहाँ पे आपको दिखाया है। इन सबको मत देखिए, बहुत टफ आगे पड़ जाएगा, इसीलिए आपको सिर्फ और सिर्फ इन सब चीज़ों से मतलब है। देखिए फिर आ जाते हैं सिग्मा वर्सेस पाई। हमने बोल तो दिया कि ये सिग्मा इतने बॉन्ड है, पाई इतने बॉन्ड है। अब बॉन्डिंग का डिफरेंस समझते हैं। सिग्मा बॉन्ड हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है। सिग्मा बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है वो हेड ऑन ओवरलैपिंग से होता है। हेड ऑन ओवरलैपिंग क्या है बात है, क्या है ये हेड ऑन ओवरलैपिंग? ये एक पी ऑर्बिटल मान ली, ये एक पी ऑर्बिटल, इनका सर से सर टकराया, सर से सर टकराया, सिग्मा बॉन्ड बना, इसी को बोलते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग। पाई बॉन्ड कैसे बनता है? ये बनता है साइड वाइज ओवरलैपिंग। डंबल ऐसे खड़ा कर दो पी ऑर्बिटल का, यहाँ से ये ऐसे साइड वाइज ओवरलैपिंग कर लेंगे, इससे हमारा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, समझ गए ग्रुप? तो यहाँ पे हमारा सिग्मा और पाई बॉन्ड में आपको डिफरेंस पता चला कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है और पाई बॉन्ड कैसे बनता है। और भाई क्या डिफरेंस है? और डिफरेंस ये है कि जो हमारा सिग्मा बॉन्ड होता है वो हमारा स्ट्रॉन्गर होता है, उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है। क्योंकि मान के चलिए कि एक कार्बन है, दूसरे कार्बन से जुड़ा है, उसके पास खाली एक ही बॉन्ड है, तो भाई मजबूत बॉन्ड होगा ये वाला जो बॉन्ड है वो हमारा स्ट्रॉन्गर होगा बॉन्ड। इसके लिए हाई बॉन्ड एनर्जी चाहिए होगी, हाई एनर्जी चाहिए होगी इसको तोड़ने के लिए। और दूसरा क्या है, इसमें फ्री रोटेशन पॉसिबल है। भाई इसको घुमाने में, एक सिंगल रस्सी को मान के चलिए है तो उसको घुमाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और इसकी लो रिएक्टिविटी है। अब जब ये जल्दी टूट ही नहीं सकता है तो रिएक्टिविटी इसकी लेस होगी। सिमिलरली आ जाते हैं हम पाई बॉन्ड्स पे। पाई बॉन्ड की लोअर एनर्जी होती है, जैसे कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन है, ये एक हो गया सिग्मा बॉन्ड और ये एक हो गया पाई बॉन्ड। अब मान के चलिए कोई भी रिएक्शन हमने यहाँ पे करवाई तो ये पाई बॉन्ड जो है वो पहले हमारा ब्रेक हो जाएगा, तो हम कहते हैं पाई बॉन्ड हमारा जो होता है उसके पास लोअर बॉन्ड एनर्जी होती है। और इसका रोटेशन जो है रेस्ट्रिक्टेड, भाई दो तरफ से बन गया, ये यहाँ से ही बन गया, वहाँ से बन गया, ये मॉलिक्यूल अब घूम नहीं पाएगा, तो रोटेशन भी इसके रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होते हैं और इसकी हाई रिएक्टिविटी होती है। तो डिफरेंस ये रहा आपका सिग्मा और पाई बॉन्ड में। यहाँ पे आप 3D में देख सकते हैं कि मैंने ऑर्बिटल्स बना के आपको समझा रखा है कि ये जो हमारी साइड वाइज ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बना है और ये हमारी जो ऊपर जो साइड वाइज ओवरलैपिंग से हमारा पाई बॉन्ड बना है और हेड टू हेड ओवरलैपिंग से हमारा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कुल मिला के हमारा सिग्मा का स्ट्रांग होता है, पाई का वीक होता है। रिएक्टिविटी की बात कर दें तो सिग्मा की हमारी लो रिएक्टिविटी होती है और पाई बॉन्ड की हमारी हाई रिएक्टिविटी होती है। रोटेशन की बात करी जाए तो सिग्मा का हमारा फ्री रोटेशन होता है और हमारा पाई बॉन्ड में रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होता है। ओवरलैप किस तरीके का होता है तो मैंने आपको बताया, सिग्मा में हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है, पाई में साइडवेज ओवरलैपिंग होता है। आई होप ये चीज़ आप बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लेंगे। फिर उसके बाद में हम आ जाते हैं फंक्शनल ग्रुप, रिएक्टिविटी सेंटर्स। अब रिएक्टिविटी सेंटर्स का मतलब क्या है? रिएक्टिविटी सेंटर से मतलब समझ लो सीधा सीधा मतलब कि हमारे फंक्शनल ग्रुप वो बला है जहाँ पे हमारी रिएक्शन प्रोसीड होती है। कैसे प्रोसीड होनी है, कहाँ पर प्रोसीड होनी है, ये सब हमारा फंक्शनल ग्रुप हमारा डिसाइड करते हैं। तो जैसे कि फंक्शनल ग्रुप हमारे कुछ होते हैं, जैसे कि अल्कोहल है, OH। अगर कहीं भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है तो हम कहेंगे वो हमारा कंपाउंड जो है अल्कोहल है। अगर कहीं CHO ग्रुप अटैच है किसी भी कार्बन चेन से, अगर मान के चलो लास्ट में CHO लगा है तो हम कहेंगे इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है। सिमिलरली अगर किसी भी कार्बन चेन के एंड या बीच में सेंटर में हमारा कार्बोनिल ग्रुप लगा है, एंड में लगा होता है तो एल्डिहाइड होता है, सेंटर में लगा है तो हमारा सेंटर मतलब एग्जैक्ट सेंटर नहीं, दैट कैन बी सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक,
तो हमारा कार्बोनिल ग्रुप लगा है तो उसको कीटोन बोलेंगे। अगर लास्ट में हमारा COOH लगा है, अगर टर्मिनल पे हमारा COOH लगा है तो उसको हम कार्बोक्सिलिक एसिडिक बोलेंगे। एसिडिक ग्रुप है जो कि H+ को डोनेट करता है, जो कि ईस्टर बनाता है। फिर हमारा एक फंक्शनल ग्रुप और इम्पोर्टेंट है जो कि अमीन है, जो कि NH2 ग्रुप है। कि अगर हमारे कोई भी कार्बन चेन है उसके टर्मिनल पे लास्ट में NH2 ग्रुप लगा है तो वो हमारा अमीन कहलाएगा। समझ गए गुरु? अब ये फंक्शनल ग्रुप मैटर क्यों करते हैं, जैसे कि मैंने बताया, यही डिटरमाइन करते हैं केमिकल की प्रॉपर्टीज एंड रिएक्टिविटी। यही प्रिडिक्ट करते हैं रिएक्शन का टाइप और क्या प्रोडक्ट बनना है। इसलिए हमारा फंक्शनल ग्रुप हमारे इम्पोर्टेंट होते हैं। आया समझ में आपको? यही हमारे जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिस्टमेटिकली, कि हमारा कंपाउंड क्या है। भाई ऑब्वियस ही बात है, अगर OH ग्रुप है तो अल्कोहल है, बीच में ऑक्सीजन लगा है तो ईथर है, अगर साइड में अमाइड लगा है, अमीन लगा है, अमाइड लगा है तो हमारा अमीन है, अगर हमारा COOH लगा है तो हमारा एसिड है, बीच में O, इधर CO लगे हैं तो हमारा एसिड एनहाइड्राइड है, CO लगा है तो ये हमारा ईस्टर है। तो ये हमारे मैंने सारे फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे दे रखे हैं आपको, वो आप देख लीजिएगा, जो कि बहुत हमारे सारे इंपॉर्टेंट ग्रुप हैं। समझ गए साहब? फिर आ जाते हैं हम, मैं जो कि मैंने बताया आपको, GOC ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बैकबोन। बैकबोन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मान के चलिए अगर ये चीज़ आपको आ गई तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो GOC इज मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट। क्यों? इसका कारण है, इसका कारण बहुत ही ज़्यादा सिंपल है कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स होते हैं। मैंने इलेक्ट्रॉन की तो बात कर दी भाई कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट समझना है। अब मूवमेंट किसके थ्रू समझना है, मूवमेंट समझने के लिए भी तो कुछ चीज़ें होनी चाहिए, तो उसके लिए कुछ हमारे इफेक्ट्स हैं। पहला आ जाता है इंडक्टिव, फिर आ जाता है हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर आता है रेजोनेंस, और भी होते हैं मीजोमेरिक और ये सब भी इफेक्ट्स भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी मैं इसका एक शॉर्ट ओवरव्यू दूंगा। इसमें अब देखते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉल और डोनेशन थ्रू सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, उसी को हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। नहीं समझ आया? कोई बात नहीं। मान के चलिए ये कार्बन 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 है, मैं यहाँ पे एक ऐसा ग्रुप लगा दूं जो कि पूरे कार्बन के चेन का यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे, अपनी तरफ खींच के बैठ जाए। इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। और ये जो इफेक्ट लगा रहा है इसको हम बोलेंगे -I इफेक्ट। अब ध्यान रखिएगा, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझा दिया है। -I इफेक्ट क्या होता है? मान के चलिए कोई भी हमारी कार्बन चेन है, उसके लास्ट में मैंने कोई ग्रुप लगाया, वो उस चेन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच ले रहा है, तो इस ग्रुप को हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और इस इफेक्ट को बोलेंगे -I इफेक्ट। क्यों -I इफेक्ट बोला? क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको बताया था, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का विड्रॉल या डोनेशन करता है सिग्मा बॉन्ड से। सिमिलर अब दूसरी कंडीशन ले लें। कैसी कंडीशन साहब? अगर मैंने एक कार्बन चेन में, अगर मैंने एक कार्बन चेन में एक ऐसा ग्रुप लगाया जो कि अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे, इस कार्बन चेन को डोनेट कर रहा है, तो मैं इसको बोलूँगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और इसके इफेक्ट को बोलूँगा +I इफेक्ट। क्यों बोला मैंने +I इफेक्ट? +I इफेक्ट मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है थ्रू सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, समझ में आया इंडक्टिव इफेक्ट? मैं इसको और डीप में समझाऊंगा जब मैं आपको GOC पढ़ाऊंगा विद एग्जांपल्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सिमिलरली फिर आ जाते हैं हम अगले इफेक्ट पे, जिसको बोलते हैं हम हाइपर कॉन्जुगेशन। ये क्या करता है? स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है थ्रू डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम CH बॉन्ड्स एडजेसेंट टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। क्या बोल गया भाई? कोई समझ नहीं आया? कोई बात नहीं, अभी आप समझ जाएंगे।
मान के चलिए हमारा कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर क्या होता है साहब? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर वो होता है कि कोई ऐसा सेंटर जहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स की कमी महसूस हो रही हो। मान के चलो ये हो गया कार्बोकैटायन, प्लस का चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। इसके पड़ोस में एक कार्बन लगा है, इधर एक कार्बन लगा है, इधर एक कार्बन लगा है। इससे हाइड्रोजन लगे होंगे, जाहिर सी बात है CH3, क्योंकि भैया अपनी वैलेंसी तो पूरी करेगा ना। H, H और H। तो यहाँ पे जो ये सिग्मा बॉन्ड हैं ये बने हुए हैं, ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। अब इसको डोनेट नहीं करते हैं, यहाँ पे डीलोकलाइजेशन होता है। डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन मतलब शिफ्टिंग, टेम्पररी शिफ्टिंग होती है। तो हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर को ये इलेक्ट्रॉन देंगे। अब मेरे को एक बात बताइए, एक कार्बोकैटायन है, इससे हमारा एक CH3 ग्रुप लगा है, तो मतलब 3 हाइड्रोजन। अब यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, इनके पास कैपेबिलिटी है इसमें डिलोकलाइजेशन करने की। अगर सेम कार्बोकैटायन है, इसमें हमारे 3 कार्बन ऐसे लगे हैं जिनके पास 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, इस पे भी 3 हाइड्रोजन है। तो भाई अब कितने हाइड्रोजन हैं जो इसमें इसको डोनेट कर सकेंगे? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर इंक्रीज जितने होंगे, इसमें होंगे हमारे 9, इसमें होंगे हमारे 3। तो ये हमारा कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा। ले भाई, तेरे को तो अब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन भी पता चल गई, लेकिन अभी नहीं पता चली है। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जब आप GOC पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। फिर अगले इफेक्ट में आ जाते हैं हम, जिसको बोलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। सारे इफेक्टों के दादाजी हैं ये। कौन है ये? दादाजी हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन अक्रॉस मल्टीपल एटम इंक्रीज करता है मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी का। कोई भी मॉलिक्यूल की हमें स्टेबिलिटी देखनी होगी, वो कंपाउंड अगर हमारा एरोमेटिक होगा, उसमें रेजोनेंस हो रहा होगा, सॉरी एरोमेटिक ज़रूरी नहीं है हो, लेकिन उसमें अगर हमारा रेजोनेंस हो रहा होगा तो हमारा वो कंपाउंड मोस्ट स्टेबल कहलाता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? मल्टीपल वैलिड रूइज स्ट्रक्चर्स होते हैं। रियल स्ट्रक्चर इज हाइब्रिड ऑफ ऑल फॉर्म डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन स्प्रेड ओवर मल्टीपल फॉर्म्स एटम्स, ग्रेटर रेजोनेंस, ग्रेटर स्टेबिलिटी। भाई कुछ नहीं समझ में आया यहाँ पे किसी को? मत समझो, मत समझो, बिल्कुल मत समझो, क्योंकि मैं सिंपल भाषा में समझाने वाला हूँ कि रेजोनेंस क्या होता है। मान के चलिए हमारा एक कंपाउंड है जिसको हम बोलते हैं बेंजीन, मतलब बेंजीन। इस बेंजीन में जो हमारे पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हमारे डीलोकलाइज करते हैं यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो ये घूम घूम के 3 स्ट्रक्चर बना देंगे। तो आप कहेंगे जितने ज़्यादा हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे होते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, उतनी ज़्यादा हमारे कंपाउंड की स्टेबिलिटी होती है। अभी के लिए खाली इतना समझिए, बाकी आगे आपको मैं समझाऊंगा बहुत अच्छे से। अब GOC की फाउंडेशन जो है मास्टरी करती है दीज इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है ये समझने के लिए कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस हमारी कैसी हो रही हैं। आया समझ में? नेक्स्ट स्लाइड पे चलें, बहुत टाइम GOC को दे लिया, GOC को और समय देना बाकी है। फिर हम रिएक्शन के कुछ मैकेनिज्म पे आ जाएंगे। अब मैकेनिज्म समझने के लिए रिएक्शन के कुछ हमें फंडामेंटल समझने पड़ेंगे, जिसमें कि हम बोलेंगे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी समझनी पड़ेगी, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, ये सब हमको समझना पड़ेगा। और रिएक्शन मैकेनिज्म में हम देखेंगे कि हमारी कितनी तरीके की रिएक्शंस हमें पढ़नी होंगी। सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन हैं और भी, लेकिन ये हमारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है जो कि मान के चलिए हमारा ये आता ही आता है, कोई बट नहीं है। लेकिन जब आपको पता ही नहीं होगा कि सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, एडिशन क्या होता है, एलिमिनेशन क्या होता है, आप क्या कर पाएंगे भाई? तो भाई मैंने तुमसे क्या बोला? मैं यही बोल रहा हूँ कि मुझे ज़ीरो से शुरू करना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज़ीरो से स्टार्ट करनी है। तो आ जाते हैं पहले रिएक्शन के फंडामेंटल्स पे। तो पहले होता था कार्बोकैटायन, सिंपल सी बात है, अभी
आपको ओवरव्यू देता हूँ खाली, तो बताऊंगा कि जहाँ भी आ जाए कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी की बात है तो बोल देना 3 डिग्री कार्बोकेटायन हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर 2, फिर 1, फिर मिथाइल। अब टर्शरी 3 डिग्री कार्बोकेटायन को टर्शरी कार्बोकेटायन बोलते हैं। इसमें 3 एल्काइल ग्रुप लगे होते हैं। 3 डिग्री कार्बोकेटायन का मतलब ये हो गया एक कार्बन जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, उससे हमारे 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो इसको हम बोलते हैं टर्शरी कार्बोकेटायन। घबराना नहीं, टर्शरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, प्राइमरी क्या होता है, सब आएगा। एक कार्बन जिससे हमारा 2 कार्बन जुड़े हों कार्बोकेटायन, तो इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी कार्बोकेटायन। वाओ, मेरी राइटिंग इंप्रूव हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। प्राइमरी में हमारा एक हाइड्रोजन और एक कार्बन खाली जुड़ा होगा, और मिथाइल में हमारे तीनों हाइड्रोजन जुड़े होंगे। समझ गए? तो हम अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सा कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, तो आप चिल्ला चिल्ला के कूद कूद के पुकारेंगे कि हमारा 3 डिग्री कार्बोकेटायन मतलब टर्शरी कार्बोकेटायन हमारा मैक्सिमम स्टेबल होता है। फिर आ जाते हैं हम इसके रीज़न पे। मैं रीज़न अभी नहीं बताऊंगा, रीज़न जब मैं बताऊंगा तो बहुत क्लियरली आपको बताऊंगा कि क्यों, और ऐसा बताऊंगा कि आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। फिर आ जाते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। ध्यान रखिएगा, फाइल का मतलब होता है लविंग, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन बोलना चाह रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन को प्यार करता है उसको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। अरे साहब, ये तो नहीं हमारे पेपर में आएगा कि इलेक्ट्रॉन को प्यार कौन करता है या इलेक्ट्रॉन किसको प्यार करता है। ये मान के चलिए, यहाँ पे जो स्पीसीज है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है उनको हम इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, डेफिशिएंट स्पीसीज, ठीक है साहब, उसको हम इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। न्यूक्लियोफाइल क्या होती हैं? न्यूक्लियोफाइल जो हमारे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती हैं, मतलब न्यूक्लियस को प्यार करती हैं, और जो न्यूक्लियस को प्यार करती होंगी उनके पास हमारे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, न्यूक्लियस की भूख होगी। तो ये हमारे OH, अमोनिया, वाटर इस तरीके से होता है। तो मान के चलिए, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मत इसको क्रिएट करिए। न्यूक्लियोफाइल हमारे होते हैं जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो या फिर प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर्स हो, या फिर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट हो। अगर आप किसी भी रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल को पहचान गए, आपका 30% रिएक्शन कंप्लीट हो गई। मैं इस चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ। अगर आप किसी भी रिएक्शन का न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर अगर पहचान गए तो आपकी आधी रिएक्शंस कंप्लीट हो गई वहीं पर। फिर आ जाते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैकेनिज्म। स्टेप वाइज मूवमेंट से इलेक्ट्रॉन शो करता है कि रिएक्टेंट कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं हमारे प्रोडक्ट में। तो उसमें 3 तरीके की हमारी रिएक्शन जो मेजर होती है उसको हम पढ़ेंगे। पहली सब्स्टिट्यूशन, फिर एडिशन और फिर एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब वर्ड्स इसके शब्द से ही समझिएगा, एक ऐसा चीज़ जो दूसरे को हटाकर खुद लग जाए वो हो जाएंगी हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन ने एक हाइड्रोजन को हटा के खुद लग गया, इसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन। फिर आती है एडिशन रिएक्शन, भाई नाम से क्लियर है, कोई भी आके जुड़ गया उसको हम बोलेंगे एडिशन। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन आके C2H4 पर जुड़ गया तो ये हमारी क्या होगी, एडिशन रिएक्शन होगी। एलिमिनेशन, ये भी नाम से क्लियर है, हमने किसी को निकाल के फेंक दिया, यहाँ से हमारा OH और यहाँ से हमारा एक H निकल गया, मतलब पानी निकल गया, और हमको इसको बोलेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे क्या बनेगा, मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। भाई ऑब्वियस ही बात है, अगर कुछ निकलेगा तो कार्बन तो अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए भागेगा ही भागेगा। तो हमारा यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन, रिएक्शन मैकेनिज्म भी मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा आप लोग को। इतना पता है मेरे को, ऐसे निमोनिक्स दूंगा कि आपको ये रट जाएंगे बिल्कुल। अब मैकेनिज्म के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उसमें हम कर्व्ड एरो यूज़ करते हैं, उसमें हमारे इंटरमीडिएट्स आते हैं, हमें ट्रांजिशन स्टेट्स आती हैं और एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स आते हैं। ये मैकेनिज्म के कंपोनेंट्स हैं। एक एक करके समझें। कर्व्ड एरो का मतलब आप समझ ही जाते हैं कि यहाँ से यहाँ, कहाँ से कहाँ एरो हमें बनाने होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट से इलेक्ट्रॉन रिच या इलेक्ट्रॉन रिच से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये सब हमें देखना पड़ेगा, ये सब मैं बताऊंगा आपको। फिर जाता है साहब आइसोमरिज्म पे।
और रिएक्शन के प्रिडिक्शंस पे। अब हमारा स्ट्रक्चर के वेरिएशंस की वजह से हमारे डिफरेंट प्रोडक्ट हमारे बनते हैं। ठीक है, क्या है, क्यों है, किस लिए है, तो हमारा एक पूरी यूनिट है जिसको हम बोलते हैं आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म होता क्या है? कोई भी कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो पर स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट हमारा डिफरेंट हो उसको हम आइसोमर्स बोलते हैं। स्ट्रक्चरल और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म क्या होती है? उसमें क्या होता है, डिफरेंट कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स होते हैं। भूल जाइए, कुछ मत देखिए, सीधे एग्जाम्पल पे आइए, सब समझ में आ जाएगा। इसमें क्या देखिए, एन ब्यूटेन है। एन ब्यूटेन जो है उसका फॉर्मूला जो है मॉलिक्यूलर वो C4H10 है। तो यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने, 3 2 5 6 7 3 10। यहाँ देखिए 1 2 3 4 कार्बन है, कार्बन हमारे 4 हैं। हाइड्रोजन अगर देखा जाए तो 3 3 6 3 9 और 1 10। भाई तो भाई अंतर क्या हुआ इसमें? है अंतर, अंतर बहुत है। क्या अंतर है साहब बता दो। इसमें देखेंगे आप एक स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन बन रही है। इसमें अगर आप देखेंगे ना तो ये कार्बन 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 और यहाँ पे एक CH3 लगा हुआ है। इसी को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म। ध्यान रखिएगा। अब ये क्यों पढ़ना इम्पोर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? ये पढ़ना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो हमारा ये वाला ब्यूटेन है और ये वाला आइसोब्यूटेन है, मान के चलिए हमारा ये एन ब्यूटेन है और आइसोब्यूटेन है, इसकी रिएक्शन अगर हम कोई करवाते हैं तो हमें इसमें डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेंगे। इसीलिए हमको आइसोमरिज्म पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, स्टीरियो आइसोमरिज्म एक टर्म आता है। ये क्या होता है, सेम कनेक्टिविटी डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट। स्टीरियो आइसोमरिज्म में क्या होता है कि अब कनेक्टिविटी भी सेम है, जैसे कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे हमारा CH3 लगा है और इसके अंदर ये टाइप करते हैं कि ये CH3 हमारा कहाँ लगा है। ये इसमें मैं ये मत सोचिएगा हाइड्रोजन नहीं लगे हैं, इसमें लगे हैं साहब, मैंने बनाए नहीं है, इसमें ये लगे हैं। बस इतना हम है, आप इतनी बड़ी क्लास में है, इतना बड़ा पेपर निकालना है तो ये अंडरस्टूड है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। कहीं भी मैं कार्बन लिख रहा हूँ समझाने के लिए तो मान के चलिए हाइड्रोजन आपको बनाने हैं, ये काम आप पे है और ये दिमाग में बैठा बनाने हैं, ये नहीं कि कॉपी में बनाने बैठ गए आप। तो क्या होता है सेम कनेक्टिविटी, तो इसमें लाइक एग्जांपल आता है सिस और ट्रांस। सिस और ट्रांस का मतलब जैसे कोई कार्बन कार्बन है, यहाँ पे हमने क्लोरीन लगाया, यहाँ पे हमने क्लोरीन लगाया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रांस। और हमारा कार्बन कार्बन है, यहाँ पे क्लोरीन लगा है, सेम साइड क्लोरीन लगे हैं, तो इसको हम बोलेंगे सिस। तो ये हमारे कौन से होते हैं, ये हमारे स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। मैं आपको जब पढ़ाऊंगा आइसोमरिज्म तो ये बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ये अभी आप दिमाग इतना मत लगाइए, मैं खाली आपको बता रहा हूँ कि आइसोमरिज्म क्यों इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है सर, एक बार फिर से बता दीजिए। मैंने बताया कि हमारा इसमें स्पेशियल अरेंजमेंट अलग अलग होता है और स्पेशियल अरेंजमेंट अगर अलग अलग होता है, कनेक्टिविटी अगर डिफरेंट होती है तो हमें डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। अगर हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन में पढ़नी है तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से आइसोमर से हम रिएक्शन कर पा रहे हैं। फिर आ जाते हैं रिएक्शन को प्रेडिक्ट करना। भाई इतना सब कुछ हमने पढ़ लिया, आइसोमरिज्म पढ़ ली, GOC पढ़ ली, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पढ़ ली है, भाई रिएक्शन तो प्रेडिक्ट करना बता दे। रिएक्शन प्रेडिक्ट करने के लिए कुछ चीज़ों को हम अपनी नज़र में रखेंगे। इसमें से पहली चीज़ है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। मैंने आपको बताया भैया स्टेबल हमारा कार्बोकैटायन, अगर हमारा इंटरमीडिएट स्टेबल बन रहा है तो मतलब हमारी रिएक्शन ठीक जा रही है। भाई अगर तुम कहीं रास्ते पे चले हो और तुम्हें एक अपने मर्जी का चेक पॉइंट मिल गया हो जिससे कि तुम्हें बता रहा है कि हाँ तुम सही रास्ते को हो, तभी तुम रिएक्शन को आगे बढ़ोगे, वरना रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगी। फिर दूसरा होता है रेजोनेंस इफेक्ट। डीलोकलाइजेशन स्टेबलाइज करता है इंटरमीडिएट को, ये मैंने आपको बताया था, इंटरमीडिएट को डिस्टेबलाइज करता है। GOC में बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा आपको, रेजोनेंस, इंडक्टिव और स्टेरिक एनर्जी, ये तीनों पढ़ाऊंगा। फिर इंडक्टिव इफेक्ट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है या डोनेटिंग ग्रुप लगा है, ये हमारी रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है, इसलिए हमें इंडक्टिव इफेक्ट भी देखने पड़ेंगे कोई भी रिएक्टेंट में।
हमारा कैसे कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, उसी से पता चलेगा कि हमारी रिएक्शन किस तरीके से मूव करेंगे। फिर आ जाती है हमारी स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है साहब, ये भी बता दो। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब ये होता है कि मान के चलो कोई कार्बन है, इससे मैंने कोई बल्कि ग्रुप लगा दिया है, बल्कि मतलब भारी भारी ग्रुप लगा दिया है, भारी भारी ये 3 ग्रुप लगा दिए हैं यहाँ पे ऐसे। अब मेरे को बताओ, यहाँ पे इस कार्बन पे मुझे रिएक्शन करवानी है, पर ये तो आने ही नहीं देंगे, धक्का मार देंगे, बाहर हट बाहर हट। यहाँ से आएगा तो भगाएंगे, तो बाहर हट बाहर हट। तो ये स्टेरिक हिंड्रेंस, इसी चीज़ को स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं। ये जो चीज़ मैंने आप में इस्तेमाल करी बाहर हट, ये मत लिख के आ जाना साहब। इसका मतलब ये हुआ कि बल्कि ग्रुप होते हैं वो अप्रोच ऑफ रिएजेंट और रिएक्शन रेट पे इफेक्ट डालते हैं। अब इसमें मैं आपको एक टिप देता हूँ। ये जो टिप है, मुझे पता नहीं कोई मास्टर देता हो आपको ना देता हो, इन सब चारों फैक्टर को अगर आपने एक्यूरेटली कंबाइन कर लिया है तो आप स्टेबिलिटी प्रोडक्ट की और जो ड्राइविंग फोर्स है ऑर्गेनिक रिएक्शन का आप पता लगा लेंगे, रिएक्शंस आपसे हो जाएंगी। आया समझ में आपको? नेक्स्ट, अब भाई कैसे हमें सफल होना है, मुद्दा यही है। लास्ट में आपका टारगेट यही है कि सर इसमें सफल कैसे हुआ जाए। तो भाई करेक्ट स्टडी मेथड हम यूज़ करेंगे, मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करेंगे, स्टेबिलिटी को अंडरस्टैंड करेंगे प्रोडक्ट की, और हम फिर लास्ट में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। यही हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी, मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी आप लोगों के लिए। आपको यही चीज़ फॉलो करनी है। आई विल मेक यू शो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपसे ऐसे आपके सामने घूमेंगे मॉलिक्यूल्स कि रिएक्टेंट कैसे रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट कैसे फॉर्म हो रहा है। तो पहले हम मैकेनिज्म को समझेंगे, इसकी प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी समझेंगे, इसमें कि हमें कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी, रेजोनेंस की से स्टेबिलिटी, इंडक्टिव इफेक्ट से ये हमारे रिएक्शन के आउटकम्स को बताएंगे। फिर हम इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करेंगे प्रॉब्लम अपनी सॉल्व करने में। हमें अवॉइड क्या करना है? हमें अवॉइड करना है मेमोराइजेशन, रट्टा नहीं करना है भाई, रट्टा नहीं करना है, हमें समझना है पूरी अपने इसी स्ट्रेटेजी मेथड से हम आगे बढ़ेंगे और हमको रटिफिकेशन अवॉइड करना है। रोट लर्निंग, वी शुड हैव टू अवॉइड रोट लर्निंग। अब नीट की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी मैंने बनाई है जिसमें हमारे एनसीईआरटी आप ध्यान रखिएगा, ये हमारी सुप्रीम रोल प्ले करती है। मैं कहीं से लाके कोई कंटेंट आपको पढ़ा दूं वो हमेशा कम रह जाएगा एनसीईआरटी के सामने। दूसरा है प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये हमारा क्या करता है, ये हमें बताता है कि क्वेश्चंस हमारे किस लेवल के आएंगे, कि जो हम पढ़ रहे हैं क्या वो पहले आया है, ये पहले कभी आया है। ऐसा तो नहीं है कि हम पढ़ते चले जा रहे हैं पढ़ते चले जा रहे हैं और ये सब चीज़ें हमारी पता ही नहीं है कि कहाँ यूज़ होना है। फिर हमारा आ जाता है रेगुलर रिवीजन। साहब ने नोट्स बना लिए, नोट्स बना लिए, फिर साहब ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगा लिए। अब साहब को 2 महीने बाद भूल गए साहब ने किया क्या था। आप समझ रहे हैं ना कि आपको रेगुलर रिवीजन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो कुल मिला के 3 चीज़ें मैंने बोली आपसे, एनसीईआरटी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और रिवीजन। दैट्स लीड्स यू टू क्लैरिफाई दैट नीट एग्जामिनेशन एंड सिमिलरली जेईई एग्जामिनेशन। Okay, these three strategies. So, मास्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर मैं इसको समराइज करूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा क्या है, मैंने जैसे बताया, एक पर्टिकुलर लॉजिक लगता है, एक पर्टिकुलर पैटर्न से पढ़ेंगे, हम प्रिंसिपल्स को समझेंगे, लॉजिक लगाएंगे और रिकॉग्नाइज करेंगे पैटर्न्स को। अब मैं सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करूँगा, मेरा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, डेप्थ में जो मैंने आपको बताए हैं अभी, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, सर हाइपर कॉन्जुगेशन। भाई साहब ये इतना छोटा नहीं है, इसको हमें अच्छे से समझना पड़ेगा। इसकी अंडरस्टैंडिंग हमारी इंडक्टिव की, हाइपर कॉन्जुगेशन की, रेजोनेंस की, मेसोमेरिक क्या होता है, ये सब हमें बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। फिर इसको अप्लाई करना पड़ेगा, फिर हमें क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। तो अगला लेक्चर मेरा रहेगा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो कि हम पढ़ेंगे डेप्थ में। नमस्कार सभी को, मेरा नाम है अमन राज महाजन
और मैं एमएससी केमिस्ट्री हूँ. आई हैव ऑल्सो क्वालिफाइड various examinations like नेट, JRF, गेट. Now I don't know कि whether I should have to explain this or not. बस इतना कहूँगा, I have more than 6 years of experience. I will say that just stick to my lectures and I will make you sure that you will surely qualify that NEET examination and you will get highest marks in chemistry. I will make you sure. Thanks a lot. Goodbye.